चलो यार कहाँ तक हो गया था? गोल्ड लीफ हो गया था एक्सपेरिमेंट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कूलम्स लॉ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कूलम्स लॉ। चलो देखो यार, जैसे जो एक ग्रेविटेशन वाले पार्ट में मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था जो कैवेंडिश ने जो परफॉर्म किया था, जो टॉर्सनल बैलेंस का यूज किया था उनने, तो सेम तरीके का जो सेटअप यूज किया था कूलम्स ने भी, और उसी तरीके से इसने भी जो दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स था उसकी प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट की थी। तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं, जो पूरा का पूरा सेटअप एग्जैक्टली सेम था कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से हमने एक लाइट रॉड ले लिया, यहाँ से एक ये स्ट्रिंग ले लिया जो कि रोटेट होगा तो इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। यहाँ पे दो हमने चार्ज ले लिए थे, और यहाँ से जैसे ही देखा कि जो वहां पे मास हमने जो पुट किया था तो उसकी जगह यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे कि ये कैपिटल क्यू चार्ज ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया था हमने। अब ये अगर मान लो स्मॉल क्यू है और ये भी किसके बराबर, स्मॉल क्यू के बराबर, तो ये भी क्या होगा, रोटेट होगा। अगर दोनों का नेचर सेम है तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये जो एंगल थीटा जो रोटेट हो रहा था वो हमने मेजर कर लिया था, और ये टाउ इक्वल्स टू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ किसके होता है, सी थीटा, जहां पे सी क्या है हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट। ये थीटा मिल गया था, और यहां से हमने देखा कि जो इसके बीच का जो ग्रेविटी सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका टॉर्क जब तक बैलेंस होगा तभी तक ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया कि सपोज अगर ये वाला लेंथ किसके बराबर, एल के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, एफ इंटू एल के बराबर। अब एक बात देखो, यहाँ से हमें थीटा पता चल गया, तो उसने ये चीज प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट की थी कि जो दो चार्जेज के बीच का, बेसिकली उसने जो कैलकुलेट किया था वो किसके बीच का किया था, पॉइंट चार्ज के बीच का। तो जो दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज, जो Q1 Q2 लिया था, यहाँ पे उसने किसके बीच कैलकुलेट किया हुआ, कैपिटल Q और किसके, स्मॉल q के बीच। बहुत सारी बार उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, उसने देखा होगा कैपिटल Q की वैल्यू चेंज करके, स्मॉल q की वैल्यू चेंज करके। C हमें पता है, तो वहां से देखा होगा क्या कि जैसे जैसे कैपिटल Q और स्मॉल q चेंज हुआ तो उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया होगा, फिर वहां से थीटा कैलकुलेट किया होगा, फिर उसने देखा होगा कि किस तरह से ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, तो कैपिटल ये सॉरी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो उसने ये देखा कि प्रोपोर्शनल थे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो उनके बीच के स्क्वायर के। यहां से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। जब उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये इसकी जगह पे क्या लिखा, तो F इक्वल्स टू के Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन किसके, आर स्क्वायर के बराबर। ये जो Q होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट। और इस Q K की जो वैल्यू होती है वो होती है K इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलन के बराबर। ये जो K की वैल्यू होती है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलन। और ये जो एप्सिलन था उसका हमने नाम दे रखा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि जिस मीडियम के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी परमिटिविटी क्या है। तो अब एक बार देखो, ये परमिटिविटी हमें क्या बताता है कि जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि जैसे मान लो कोई भी अगर इंसुलेटिंग मटेरियल हो या अगर कंडक्टिंग मटेरियल हो, उसके आसपास अगर जैसे ही अगर आप चार्ज अगर पुट करते हो तो क्या होता है इसमें कि डाइपोल क्रिएट होते हैं, और वो सारे के सारे जो डाइपोल होते हैं वो अलाइनमेंट उनका शुरू हो जाता है। अब जैसे इंसुलेटर के केस में देखा था हमने कि डाइपोल का अलाइनमेंट थोड़ा थोड़ा कम होगा, और वही अगर कंडक्टर के केस में देखेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो ये अगर देख लेते हैं कि जैसे मान लो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो अलाइनमेंट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव,
ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरीके से अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो अलाइनमेंट का जो प्रोसेस था उसी को हमने क्या नाम दिया था, पोलराइजेशन का। इसी को हमने नाम दिया था पोलराइजेशन का। और जो जो एप्सिलन होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये बेसिकली हमें यही बताता है कि उस मटेरियल के अंदर या उस मीडियम के अंदर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कितना हो रहा है। अगर किसी मीडियम के अंदर अगर पोलराइजेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी परमिटिविटी भी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा। और अगर किसी मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन अगर कम हो रहा है तो उस मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी वो भी क्या होगी, कम। तो बेसिकली अगर हम लोग कंडक्टर के केस में देखें तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उस केस में जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अगर के अंदर कंडक्टर को रखेंगे या कोई भी अगर एक चार्ज पार्टिकल इसके पास रखेंगे तो उस केस में जो पोलराइजेशन होगा वो काफी ज्यादा हो जाता है। और काफी ज्यादा होता है इसीलिए जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। जो कंडक्टर के केस में अगर देखेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी परमिटिविटी इन्फिनिटी हो जाएगी। और वही अगर दूसरे मटेरियल अगर देखें, जो से आगे चल के हम लोग देखेंगे कुछ जो इंसुलेटिंग वगैरह जो कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अब एक बात देखो, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो एयर या फिर वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर। यहाँ से अगर हम इस के की अगर एसआई यूनिट देखें तो के की एसआई यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट देखें तो ये किसके बराबर होगा, जस्ट इसका इनवर्स, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। ये होगा किसकी, ये एयर की परमिटिविटी होगी। अब एक बात, एयर या फिर इसी को हम लोग लिख लेते हैं वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब एक बात देखो, जो एयर या वैक्यूम की देख रहे हैं तो दूसरा अगर कोई भी मटेरियल अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा वो इस वैक्यूम या एयर से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो हर एक मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी वो ग्रेटर देन किससे होगी, एप्सिलॉन नॉट से। ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, वही फ्री स्पेस या फिर किसके लिए, जो भी अगर एयर की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा बेसिकली जैसे रिलेटिव डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते थे, वो कैसे डिफाइन करते थे कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो डिफाइन करेंगे वो कैसे, तो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल अपॉन कितना, परमिटिविटी ऑफ किसके, जो एयर या फिर वैक्यूम की बात करेंगे। तो किसी भी मटेरियल की अगर परमिटिविटी लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, एप्सिलॉन आर इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। और इसी को रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आगे चल के बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। चलो लिखो इसके बारे में एक लाइन। ये सब लिखाने की तो जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के, सीधा एप्सिलॉन के बारे में लिखो। एप्सिलॉन इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, epsilon equals to permittivity of medium, and it is a measurement of the extent of polarization. It is the measurement of extent of polarization in a medium, extent of polarization in a medium in the presence of external field or charge, in the presence of external field or charge. चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो अगर हमारे पास जो ये दोनों चार्ज पार्टिकल है अगर वैक्यूम में अगर रखे हुए हों तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये हेडिंग लिख लेना। तो ये दो चार्जेज हैं, ये Q1 और कौन से, Q2। अगर ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है,
स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो F इक्वल्स टू 1 बाई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो परमिटिविटी किसकी रखेंगे? जो मीडियम की, और अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो किसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके? आर स्क्वायर के। जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमें ध्यान रखना है, वो किसके बराबर? तो 9 इंटू कितना? 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किसके? कूलम स्क्वायर के। अब यही अगर मान लेते हैं कि किसी और मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है? जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे जो फोर्स हमें मिल रहा है, ये जो कूलम्स के लॉ के हिसाब से जो फोर्स मिलता है वो नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज होता है। ये जो फोर्स होता है वो नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज होता है। और दूसरी बात, ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है? तो हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है? इसकी लिमिटेशन आखिर पॉइंट चार्ज के लिए क्यों होता है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्यों आखिर पॉइंट चार्ज अगर नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट होता है। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कूलम के अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है वो किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। और बेसिकली पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा कि अगर उनके बीच का जो भी अगर डायमेंशन ऑफ चार्ज है, या जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज है, उनका जो डायमेंशन होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए, किससे? उनके बीच के सेपरेशन से, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि अगर किसी मीडियम में प्रेजेंट हो ये दोनों के दोनों चार्ज, ठीक है, इन अ मीडियम अगर प्रेजेंट हो, कि किसी भी अगर दूसरे मीडियम में प्रेजेंट हो, उस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर? तो ये ले लिया हमने Q1 चार्ज, ये ले लिया Q2 चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आर, और ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है किसमें? एक ऐसा मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन आर के बराबर। इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू किसके? तो Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके? आर स्क्वायर के बराबर। यहां से अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके? आर स्क्वायर के। अब एक बात देखो, ये जो वैल्यू आ रही है यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो सर्कल कर रहा हूं, ये जो फोर्स है वो किसके बीच है? जब वो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में। अगर एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट है तो इसको क्या लिखेंगे कि फोर्स इन एयर अपॉन किसके? एप्सिलॉन आर के। यानी जो दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा अगर दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ये चीज ध्यान रखना है, दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है? कंप्लीटली अगर सबमर्ज्ड हैं तो उसमें जो उनके बीच का जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? तो एप्सिलॉन आर टाइम से डिक्रीज हो जाता है। अब एक केस देखते हैं हम लोग कि मान लो अगर उनके बीच का जो मीडियम है यानी वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है। जैसे ये हमने ले लिया कि एक ये Q1 चार्ज है और दूसरा ले लिया हमने Q2 चार्ज। अब ये वाला पार्ट जो है वो कुछ मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है मीडियम, कंप्लीटली सबमर्ज्ड ये नहीं है। यानी हमने दो चार्ज ले लिया और इनके बीच का सेपरेशन ले लिया किसके बराबर? स्मॉल आर के बराबर, और यहां से कोई मीडियम इनके बीच में प्लेस कर दिया हमने। अगर ये दोनों सेम नेचर है, यानी Q1 जो है वो कैसा है? पॉजिटिव, और Q2 भी कैसा है? पॉजिटिव। जो काम दोनों पॉजिटिव के साथ होगा वही किसके लिए होगा? दोनों नेगेटिव के साथ। तो यहां से अगर देखें कि दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। यहां से अगर देखें तो ये कौन सा है? एफ एयर वाला लगा रहा हूं, एफ एयर। यानी कि जब ये दोनों के बीच, दोनों जो है वो कंप्लीटली एयर में है, उस केस में इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है? एफ ए के बराबर। ठीक है भाई। जैसे ही अगर मान लो एक ऐसे मीडियम में हमने रखा है जिसकी परमिटिविटी किसके बराबर है? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के बराबर, तो उस केस में कुछ ना कुछ जो पोलराइजेशन तो जरूर होगा। और पोलराइजेशन जो होगा तो ये हमारा अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ से भी अगर देखें तो इस केस में भी क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा,
ये नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कैसा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब एक बात देखो कि जैसे ही अगर पोलराइजेशन हो रहा है तो इस कारण भी जो होगा, क्या इसके ऊपर एक नेट फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। जो नेगेटिव चार्जेज हैं, जो नेगेटिव जो टर्मिनल या जो डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है, वो क्या कर रहा होगा, प्लस Q1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इन कंपैरिजन टू अगर पॉजिटिव देखे तो भाई ये नेगेटिव वाला डोमिनेट करता है, कल ही बताया था मैंने। तो इस कारण से इसके ऊपर जो एक फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, लगेगा। यानी हम लोग यहां से देखें तो F कौन सा होगा, F ड्यू टू मीडियम। इस केस में भी देखिए तो ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, F ड्यू टू मीडियम, ये फोर्स लग रहा होगा। अब ये मीडियम के कारण जो फोर्सेज लग रहे होंगे, तो अब यहां से अगर देखें तो जो एफ एम होगा वो ज्यादा होगा, यानी 1 मिनट रुको। अगर हम ये बोले कि अब जो नेट फोर्स होगा बिटवीन द टू चार्जेज, वो क्या होगा, नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, तो क्या एफ ए वेक्टर प्लस किसके, तो एफ एम वेक्टर के, यही होगा। ये हमने एफ एम किसके कारण लिखा, कि जो मीडियम जो प्रेजेंट है उनके बीच का, उसके कारण जो कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो यहां से ये जो वैल्यू होगी एफ नेट, वो क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन, ये जो एफ नेट होगा, अब जो दोनों चार्जेज के बीच का फोर्स होगा वो क्या होगा, लेस देन, वो किससे हो जाएगा, लेस देन किससे, एफ ए से। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि दो अगर सेम नेचर के चार्ज, अगर उनके बीच अगर कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट हो, उस केस में भी जो उनके बीच का नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा इन कंपैरिजन टू किसके, जब वो किस में प्रेजेंट होंगे, एयर में। ठीक है, इतना लिख लिया सभी ने। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई अगर दूसरे नेचर का चार्ज हो, जैसे यानी अपोजिट नेचर के अगर चार्ज प्रेजेंट हो, अपोजिट नेचर के अगर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने Q1 चार्ज, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q2 प्रेजेंट है, और इसके बीच हमने ले लिया कौन सा, यहाँ पे कोई एक मीडियम प्रेजेंट है। यहां से हम लोग ले लेते हैं कि दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, Q1 को ले लेते हैं, काम करते हैं पॉजिटिव, और Q2 को ले लेते हैं कैसा, नेगेटिव। Q2 को ले लेते हैं कैसा, नेगेटिव। अब यहां से देखें तो इन दोनों के बीच का कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो F एयर लग रहा होगा वो कैसे नेचर का लग रहा होगा, अट्रैक्टिव। इनके बीच का जो अगर देखेंगे, ये Q1 है, ये Q2, तो ये जो होगा वो किसकी वैल्यू, F एयर, यानी जब वो एयर में है उस समय कितना फोर्स लग रहा है, F A के बराबर। यहाँ पे भी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F A के बराबर। यहां से अगर देखें कि जो पोलराइजेशन जो होगा, चूंकि अदर देन एयर अगर मीडियम रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पोलराइजेशन जो होगा, ये कैसा लिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया तो ये टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कैसा, नेगेटिव, और ये कैसा, पॉजिटिव। इस वाले पार्ट में देखें तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव था। नेगेटिव के कारण अगर देखें तो ये वाला जो एंड होगा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके का हो रहा होगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी कैसा, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, जो एफएम जो लग रहा होगा, यानी मीडियम के अगर इंसर्शन के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, वो क्या है, वो भी अट्रैक्टिव होगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो लग रहा होगा वो कौन सा, एफ एम के बराबर। और यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या अट्रैक्टिव ही लग रहा होगा, यानी अब भी जो फोर्स लग रहा होगा वो भी सेम डायरेक्शन में। तो यहां से अगर दोनों चार्जेज के बीच का नेट फोर्स अगर देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो एफ ए और प्लस किसके, एफ एम के बराबर। और दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी इस केस में जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, एफ ए से। तो जब भी अगर आए कि अगर जो नेट अगर फोर्स की बात हो, तो उस समय पहले ये ऑब्जर्व करना अपने को कि इनके बीच में पूरा पूरा मीडियम प्रेजेंट है, या फिर ये सबमर्ज, या जैसे मान लो इनके बीच में कैसा नेचर का चार्ज है, या फिर अगर देख लो कि पूरा प्रेजेंट है या मीडियम कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो एक बार। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। चलो देखो,
पहली चीज जो होगी, ये फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये हमेशा जो रहेगा अपने पास दोनों को ज्वाइन करने वाले चार्ज, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये जैसे मान लो ये हमने अगर ले लिया Q1 और ये दूसरा ले लिया Q2, तो इनके बीच का अगर सेम नेचर का फोर्स है तो कैसा होगा, ये रिपल्सिव, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये कब की बात है कि जब Q1 इंटू Q2 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, जीरो। Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। ये अगर मान लो अपने पास ये हमने देख लिया कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर एक केस में हम लोग देखें कि Q1 इंटू Q2 क्या है, लेस देन जीरो, तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और उस केस में ये जो होगा, जितना फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। मान लो एक चार्ज हमने यहाँ पे रख लिया, एक Q1 चार्ज, यहाँ पे रख लिया Q2 चार्ज, फिर से इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमेशा ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। दूसरी चीज ये होगी कि ये कैसा फोर्स होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ये फॉर्म करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि ये एक चार्ज जितना फोर्स दूसरे के ऊपर लगाएगा, दूसरा चार्ज भी उतना ही फोर्स पहले वाले के ऊपर लगाएगा। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ये कैसा होता है नेचर में, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेचर में। यानी ये जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन डिपेंडेंट होगा, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। चौथा फोर्स अगर देखें तो ये कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होता है नेचर में। ये कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होगा नेचर में। सेंट्रल फोर्स का नेचर मैंने बता दिया था कि सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा या उससे दूर लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चार्ज अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ाते भी जाओ तो भी इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा इस पर्टिकुलर चार्ज से दूर लग रहा होगा, और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इससे किधर की तरफ लग रहा हो, दूर लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो फोर्स होता है वो वैलिड नहीं होता है अगर लेस डिस्टेंस जो हो जाए वो लेस देन किससे हो जाए, 10⁻⁻15 मीटर से। देखा होगा आपने न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। वो इसीलिए अपने पास क्या होता है कि लेस देन 10⁻⁻15 के लिए ये जो फोर्स होता है वो डोमिनेट नहीं करेगा। और सिक्स्थ जो पॉइंट है कि जो दो चार्जेज के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा, यहाँ पे एक Q2 चार्ज रखा, तो इनके बीच का नेट फोर्स जो होगा वो चेंज होगा, ना कि इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स चेंज होगा। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक चार्ज जो है वो दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जबकि नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया कि आसपास में जैसे मान लो दो तीन चार्जेज और रख दिए या कोई मीडियम अगर हमने इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इंटरेक्शन फोर्स की बात करें तो Q1 और Q2 के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो K Q1 Q2/r² के बराबर ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो दो चार्जेज के बीच के मीडियम या प्रेजेंस ऑफ दूसरे चार्ज जो होगा उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा हो। चलो ये पॉइंट लिख लो एक बार इसमें। चलो लिखो यहाँ पे, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, this force always acts along the line joining the two charges. This force always acts along the line joining the two charges. Next लिख लो, it forms action reaction pair. It forms action reaction pair. Next लिखो, it is conservative in nature. It is conservative in nature. एक और पॉइंट लिख लेना, it is central force. It is central force. Next point लिखो, it is not valid for, it is not valid for distance less than 10⁻⁻15 meter. एक और पॉइंट लिखो, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
the force of interaction between the two charges, the force of interaction between the two charges does not depend upon, the force of interaction between the two charges does not depend upon the presence of other charge, the presence of other charge or the medium, or the medium. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ बोलो। मैंने क्या बोला, इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स तो चेंज होगा ही, अभी तो हमने देखा ही, नेट फोर्स तो सारे केस में चेंज होगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे एक बात सोचो, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात एक ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर दो जन, अगर मान लो सपोज अगर अगर तुम किसी को मुक्का अगर 10 न्यूटन से एयर में मार सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम, पानी में भी अगर जा करके किसी को मुक्का मारना होगा तो 10 से ही मारोगे, लेकिन उसको लगेगा 10 से कम से, तुम तो पूरा अपना एफर्ट तुम पूरा लगाओगे, लेकिन जो इफेक्ट जो नेट होगा वो 10 से कम होगा। तो वहां पे भी मैं अगर बोलूं कि तुम कितना लगा सकते हो तो बात कितनी होगी, 10 न्यूटन की, भले उसका इफेक्ट कम हो रहा है। तो ये दोनों चार्जेस जो रहेंगे वो एक दूसरे पे फोर्स उतना ही लगा रहे होंगे, लेकिन जो नेट इफेक्ट जो होगा, जो कि अदर चार्जेस मिल करके लगा रहे हो, या फिर पोलराइजेशन के कारण कोई दूसरा मीडियम आ जाए, उसके कारण जो नेट जो होगा हर एक फोर्स पे, वो चार्ज वो फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन फोर्स तो वही हुआ ना कि जो एक दूसरे पे लगा रहा होगा। चलो इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो, लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो, लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, कि आखिर हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए क्यों इसको वैलिड मानते हैं। जैसे एक बार देखो, हम लोग अगर मान लेते हैं कि दो हमने स्फीयर ले लिया, इसके ऊपर अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी एक और स्फीयर है और इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज दे दो, अगर मान लो ये काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हो, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर आर जो हो, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वेरी लार्ज हो, अगर वेरी वेरी लार्ज हो तो उस केस में क्या होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इसका इसके कारण चेंज नहीं होगा, एक दूसरे का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक चार्ज जो होगा वो दूसरे चार्ज से कोई इंटरेक्शन फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आर जो है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा, और एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर आर स्क्वायर है, तो इनके बीच का फोर्स लगभग क्या होगा, जीरो, और हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे जो सारा का सारा Q1 और Q2 चार्ज है, उस केस में ये Q1 चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे और ये Q2 चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान करके डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, फाइनाइट डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हो, तो ये हमने ये मान लेते हैं कि ये हमारा स्फीयर है और यहाँ पे भी हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने दे दिया कि चलो भाई प्लस Q1 चार्ज है, ये इनिशियल है, जब ये दोनों काफी पास अगर नहीं रखे हुए थे तो इसके ऊपर प्लस Q1 चार्ज है और इसके ऊपर भी कितना है, प्लस Q2 मान लेते हैं। अब जैसे ही अगर ये काफी एक दूसरे के अगर क्लोज ले आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, और ये जो चार्जेज होंगे क्या इन इस चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, इस चार्ज के जो भी इस स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा उसको रिपेल करेंगे, और इस कारण से जो भी दोनों के सरफेस के ऊपर का जो चार्ज होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो थोड़ा कम रहेगा, इधर की तरफ थोड़ा कम रहेगा, और सारा का सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, ये कुछ इधर साइड चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स और जो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि दो तीन चार्जेज इधर रहेंगे, बाकी सारे चार्जेज दूर चले जाएंगे। सेम चीज होगा यहाँ पे भी कि कुछ चार्जेज जो होगा वो यहाँ पे रहेगा और बाकी जो सारे चार्जेज होंगे वो कुछ इधर की तरफ चले जाएंगे। ये हमने ले लिया, ये पॉजिटिव चार्जेस सारा इधर ले लिया। अब एक बात देखो, जो कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर देखें तो कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर इनके बीच का जो सेंटर है वो कितनी दूरी पे है, तो अगर इनके बीच का सेंटर जो है वो स्मॉल r दूरी पे है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो है वो किसके बराबर होगा इनके बीच का फोर्स, तो 1/4 पाई, अगर मान लेते हैं एयर में अगर प्रेजेंट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके, आर स्क्वायर के बराबर, यही होगा। लेकिन अब एक बात देखो, जो इफेक्टिव चार्ज, जो भी चार्ज अब नया जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उस कारण से ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा। यानी अब जो आर इफेक्टिव, जो एक्चुअल जो होना चाहिए, वो क्या इसके बराबर होना चाहिए। यानी अब जो इफेक्टिव चार्ज डिस्टेंस है दोनों के चार्ज के सेंटर के बीच का, वो किसके बराबर है, आर इफेक्टिव के बराबर। तो अब जो एक्चुअल फोर्स होगा वो किसके बराबर, ये एफ डैश जो होगा वो किसके बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके, आर इफेक्टिव स्क्वायर के, यही होगा। और यहां से हम देख सकते हैं कि आर इफेक्टिव जो है वो ग्रेटर देन किससे, आर से, यानी एफ डैश जो होगा वो क्या होगा, लेस देन किससे, जो एफ जो कूलम्स लॉ के हिसाब से आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते थे कि जब भी अगर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो किसके लिए अप्लाई करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए। अदरवाइज जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा हो जाता था, चेंज हो जाता था। ठीक है, चलो एक केस तो ये हो गया कि जब दोनों कैसे हो जाएं, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लेते हैं दोनों के पे अपोजिट नेचर का चार्ज हो, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो, जैसे ये ले लिया हमने, इसके ऊपर कैसा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव, पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके ऊपर जो दूसरा ये जो ले लिया, इसके ऊपर हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज है ये भी कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो किसके बराबर, आर के बराबर। चार्जेज हमने ले लिए Q1 और दूसरा कितना, Q2। फिर से जैसे ही अगर मान लो अगर काफी ज्यादा दूर नहीं है तो इस कारण से फिर से चार्ज जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ज्यादा चार्जेज इधर की तरफ आ रहे होंगे, ज्यादा जो चार्ज होगा वो इधर की तरफ आएगा, और इधर भी नेगेटिव चार्ज देखे तो कुछ इधर की तरफ रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, और बाकी जो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे थोड़े इधर और कुछ नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ। अब एक बात देखो कि यहां से अगर हम लोग आर इफेक्टिव अगर देखें तो इस आर इफेक्टिव यहां अगर इस चार्ज का जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, यानी ये किसके बराबर, तो आर इफेक्टिव ये कुछ इस तरीके का होगा। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो आर इफेक्टिव हुआ वो क्या होगा, लेस देन किससे, स्मॉल आर, यानी जो एफ एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल जो फोर्स होगा उनके बीच का, वो ग्रेटर देन होगा वो किससे, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से जो भी फोर्स मिल रहा होगा। तो ये चीज जब डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस के ऊपर किस तरीके का चार्ज है, और दोनों सरफेस के ऊपर अगर मान लेते अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो उनका जो उनके बीच का जो एक्चुअल फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर सेम नेचर का चार्ज है तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो लिमिटेशन ऑफ, लिखना है काफी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। चलो अब यहां से देखते हैं कि जैसे मान लो हमें पता है कि जैसे कोई भी अगर चार्ज होगा तो अगर मूव करता है वो चार्ज तो क्या रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेटेड है तो तीनों चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर दो चार्जेस हैं, यहाँ पे एक Q1 चार्ज, मैंने पहले बोला था कि जो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स मिलता है वो हमें नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस देता है, वो केवल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं देता है, वो हमें कौन सा देता है, नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहां से अगर मान लेते हैं कि दोनों के दोनों अगर मूव कर रहे हैं, एक चार्ज ये हो गया Q1 और दूसरा हमने ले लिया Q2, अगर ये दोनों कुछ ये V1 V2 से मूव कर रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑन एनी चार्ज अगर देखें, फोर्स ऑन एनी चार्ज जो आएगा, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज अगर हम लोग देखें तो वो किसका किसका समेशन होगा, तो एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, क्या एफ मैग्नेटिक और प्लस किसके,
F इलेक्ट्रिक के, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और ये जो फोर्स होगा वो कभी जो होगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स मिलेगा उसके बराबर नहीं होगा। तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू किसके, कूलम्स लॉ के फोर्स के। अब एक केस मान लेते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक अगर रेस्ट पे हो, जैसे ये हमारा Q1 चार्ज है और ये दूसरा कौन सा Q2 चार्ज, ये हमारा किससे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, क्या ये Q2 चार्ज या Q1 चार्ज, दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? थोड़ा बहुत तो पता होगा यार मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर मैं ये बोलूं कि अगर Q1 चार्ज ये रेस्ट पे है और Q2 अगर v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो इनके क्या Q1 या Q2 मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? नहीं करेगा भाई। एक मूविंग चार्ज जो होता है वही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और दूसरी बात, खुद के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कारण खुद ही फोर्स कभी एक्सपीरियंस। तो अब एक बात सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, Q2। और Q2 अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या Q1 जो है वो एक्सपीरियंस करेगा क्या? नहीं। और Q1 तो एक्सपीरियंस सॉरी Q1 प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, तो Q2 उसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस केस में जो है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी इस केस में अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो वो किसके बराबर, तो केवल कूलम्स लॉ के हिसाब से जो मिल रहा होगा उसके फोर्स के बराबर। यानी कूलम्स लॉ हम तभी वैलिड कर सकते हैं जब दोनों में से कोई भी एक चार्ज एटलीस्ट क्या हो, रेस्ट पे। तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से देखो कि अगर जब ये दोनों चार्जेज अगर मूव कर रहे हो अगर V1 V2 से, उस केस में दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और दोनों ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो किसी एक चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इन दोनों का समेशन होगा, और जो कि कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स मिलेगा उसके बराबर नहीं होगा। अगर कोई एक रेस्ट पे है दूसरा मूव कर रहा है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि ये मोशन में नहीं है। और जब ये मोशन में नहीं है तो ये खुद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये भी कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो नेट जो फोर्स होगा वो किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, और वो किसके बराबर होगा, कूलम्स लॉ के। लिखो यहाँ पे, टू अप्लाई कूलम्स लॉ, टू अप्लाई कूलम्स लॉ between the two charges, between two charges, one charge, at least लिखो एक मिनट, at least one charge, at least one charge must be at rest, at least one charge must be at rest। चलो एक और बात देखो, जैसे आगे चल के कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे, जब अगर हम लोग दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, दोनों चार्ज जो रहेंगे मूव कर रहे होंगे, उस समय हम लोग अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको सीधा सीधा ये लिखा हुआ रहेगा। अगर जैसे मान लो अगर उन्होंने कुछ वेलोसिटी वगैरह पूछा या कुछ भी पूछा, तो उस समय हम लोग क्या लिखा हुआ रहेगा कि नेग्लेक्ट मैग्नेटिक फोर्स, आपको बोला जाएगा। अदरवाइज एक और चीज रहेगा कि जो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो काफी कम होता है, किससे, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स से। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो आपने देखा होगा कि E इक्वल्स टू ये किसके बराबर होता है, B0 × C के बराबर, याद है। तो B0 × C का मतलब क्या हुआ कि इससे ये 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा होता है। 3 × 8 टू, अगर जैसे Q × E ले लो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना होगा, QVB के बराबर। तो उस केस में ये जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो C टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर दो मूविंग चार्ज के बीच अगर हम लोग फोर्स कर ये कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उस केस में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्लूड करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या कर रहे होंगे, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यार एक बार बताओ, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन में बताने की जरूरत है क्या? ऐसा तो नहीं बोलोगे सर भगा भगा करके पढ़ा दिए, लिख ही लो भाई, कॉपी पे रहना चाहिए। फटाफट लिख लेंगे यहाँ पे, देख लो यार, दो चार्जेस ले लेते हैं, Q1 चार्ज, नहीं तो अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो बोलो सर ये तो पढ़ाया नहीं था आपने, 4 नंबर कम हो गए, सिलेक्शन आपके कारण छूट गया।
यहाँ देखो दो चार्ज हैं, यहाँ से अगर देख ले हम लोग यहाँ पे, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस केस में क्या लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दोनों ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, तो इस वेक्टर को लिखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये हमारा हमने ले लिया R1 वेक्टर, इसको ले लेते हैं R2 वेक्टर, और इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, R21, ये लिखते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये जो डायरेक्शन होता है इसको हम क्या लिखेंगे, R12। चलो यार, यहाँ से अगर देखिए ये रिपल्सिव फोर्स है, Q1 Q2 दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, Q1 इंटू Q2 जो है वो ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 0। चलो तो F12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके, तो यहाँ से देखो जो फोर्स होगा फर्स्ट पार्टिकल पे वो किसके डायरेक्शन में, R12, यानी R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और इंटू कितना, तो R12 का कैप, यही लिख रहे होंगे। इसको अगर लिखे तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, तो F12 इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का जो कैप आएगा वो किसके बराबर, R12 के मॉड का क्यूब और इनटू किसके, R12 वेक्टर के बराबर। और R12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो R1 वेक्टर माइनस किसके, R2 वेक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x1 माइनस ऑफ x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप और प्लस z1 माइनस z2 के कैप। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों चार्ज का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा और उनके बीच का फोर्स वो लोग कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से, और R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखेंगे, तो R12 का जो मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ किसके, तो x1 माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। यहाँ से उठा के पुट कर लेना। फोर्स ऑन F21 की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट पार्टिकल या ड्यू टू Q1, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन किसके, R21 के मॉड का क्यूब इंटू कितना, R21 वेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलो यार अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यहां से हम लोग देख लेते हैं कि एक Q0 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q2, और ऐसे ही अगर बहुत सारे चार्जेज रखे हुए हैं Qn चार्ज। तो इस केस में यहाँ से अगर देखें सारे अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू 1, इसको अगर देखें तो F0 2, और इसको क्या लिखेंगे F0 n के बराबर। ठीक है, चलो यार यहाँ से अगर देख ले इनके बीच का सेपरेशन हम क्या लिख लेते हैं, R0 1, इसको लिख लेते हैं R0 2, और इसको लिख लेते हैं R0 n। यहाँ से अगर देखोगे पिछले पेज पे तो यहाँ से देख लो कि ये दोनों का दोनों क्या आ रहा है, सेम R21, और उधर भी क्या आ रहा है R21। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो नेट फोर्स लिखेंगे वो किसके बराबर, F नेट वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ये आ जाएगा F0 1 प्लस F0 2 प्लस F0 3, ऐसे ही जाएगा सबका समेसन, और F0 1 की वैल्यू किसके बराबर, तो K इंटू Q0 इंटू कितना, Q1 अपॉन क्या लिखेंगे, R0 1 का क्यूब लिख दिया जाए, क्यूब इंटू R0 1 वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या आएगा, तो K इंटू Q0 इंटू कितना Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R0 2 का क्यूब इंटू R0 2 वेक्टर। ऐसे ये n तक जाएगा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कि, तो K इंटू Q0 तो कॉमन ही ले लो, सिग्मा ऑफ QI अपॉन R0 I का क्यूब, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक, यही आएगा ना जी।
और इनटू क्या लिखेंगे, आर नॉट आई वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नेट फोर्स। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ, तेज तो नहीं चल रहे अपन, बहुत तेज चल रहे हैं यार, ये सब चीजें तो पता है, बेसिक है ये सब, अब इसको धीरे धीरे करेंगे तो क्या मतलब है। ये सुपर पोजिशन किसी चीज के काम तो आता नहीं, सही बात है, फाड़ के फेंक देना। चलो एक सवाल करा देंगे इस पे, मतलब पता तो है ना सवाल कैसे आएगा। एक ट्रायंगल दे देंगे, एक रेक्टेंगल दे देंगे, सबके ऊपर चार्ज रख देंगे, बोलेंगे किसी एक के ऊपर चार्ज निकाल लो, काम वही सब वेक्टर वाला रहेगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। देखो पहला केस हम लोग देख रहे हैं कि जब सारे के सारे चार्जेस जो है ना वो तीनों जो है वो फ्री हैं, मतलब एक ऐसा चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने एक ले लिया Q1 चार्ज, दूसरा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है Q3 चार्ज, और तीसरा एक और चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q2। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन पे रखे हुए हैं। अब ये जो थ्री चार्ज सिस्टम है, इसके इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होगी वो हमें देखना है। अब एक बार देखो, अगर पूरा का पूरा सिस्टम अगर फ्री है मूव करने के लिए, तो क्या अगर हमें पूरे अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या नेट फोर्स सारे चार्जेस पे जीरो होने चाहिए, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सारे चार्जेस पे जीरो। और सारे चार्जेस पे अगर जीरो होना है तो पहली ही कंडीशन ये होगी कि ये सारे चार्जेस कोलिनियर होने चाहिए। अगर ये सारे चार्जेस कोलिनियर नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम ये पूरा का पूरा सिस्टम नहीं रह पाएगा। जैसे एक बार देख लो कि मान लो ये हमने ले लिया Q1, यहाँ से अगर ले लिया Q2, और इस पॉइंट पे ले लिया Q3, ये Q2 ले लो इसको, और ये हमने ले लिया Q3। अगर सारा चार्ज जो है वो अगर वो सारे चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हर एक के ऊपर जो दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अभी एक पॉसिबिलिटी है कि सारे कैंसिल आउट हो जाएं। किसी एंगल पे हुए तो कभी पॉसिबल ये नहीं होगा। जैसे मान लो इसके ऊपर फोर्स इन दोनों के कारण लगेगा, इसके ऊपर इन दोनों के कारण, और इसके ऊपर इन दोनों के कारण, तो ये तीनों पे नेट फोर्स जीरो होगा, तभी हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा किस पे, इक्विलिब्रियम पे। और अगर इसके ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो होना है तो उसके लिए क्या दोनों का जो फोर्स होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो दोनों इसके ऊपर मिल करके जो फोर्स लगाए वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक इसके ऊपर इधर की तरफ हो, इसके ऊपर इधर, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि इधर, और इसके ऊपर इधर, और इसके ऊपर भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों चार्जेज कैसे हो, कोलिनियर। मान लेते हैं कि अगर मान लो कुछ ट्रायंगल एक फॉर्म कर रहे हैं अगर ये तीनों मिल करके, कि सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज ले लिया हमने, यहाँ पे Q2, और इस पॉइंट पे कौन सा Q3, कोई भी नेचर का चार्ज हो भले ही, तो इसके ऊपर फोर्स अगर इधर की तरफ लगा और इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स होगा क्या वो किसी न किसी एंगल पे ही लगेगा। ज्यादा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव अगर हुआ तो भाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस यही हो सकता है। इसकी भी बात करें तो इसके ऊपर फोर्स मान लो ये कि इधर की तरफ लगेगा और इसके कारण इधर की तरफ यही लगेगा, और इसके ऊपर भी देखें तो ये इधर की तरफ और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में यही लग सकता है। ज्यादा हुआ तो ये प्लस जो ऊपर लिया वो नीचे की तरफ हो सकता है। लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इन दोनों का भी जीरो नहीं हो सकता और इन दोनों का भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी ये कंडीशन पहली ही क्या होगी कि तीनों के तीनों चार्जेस जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कोलिनियर। तो सारे चार्जेस क्या होने चाहिए, पहली चीज तो भाई सिग्मा एफ जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर ऑन ऑल द चार्जेज। अगर हमारा सिस्टम जो है उसको अगर इक्विलिब्रियम पे रखना है तो, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि सारे चार्जेस कैसे होने चाहिए, कोलिनियर। चलो अब इसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं कि सारे चार्जेस जो होने चाहिए वो सेम नेचर के नहीं होने चाहिए। सेम नेचर का भी हो गया तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है कि जब Q1 जो हो और Q2, Q1 एंड Q2 सेम साइन के हो, ये सेम नेचर ले लो, सेम नेचर के हो, और Q3 जो हो वो क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है। तो पहले ये कब पॉसिबल है, वो वाला
देख लेते हैं, बाकी उसके बाद एक दो केस हम लोग जिसमें पॉसिबल नहीं है वो ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे ये ले लिया हमने Q3। पहले केस में इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। इस केस में अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो ये Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा क्या वो अट्रैक्टिव होगा, और Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। ये कौन सा होगा, F3, और ये कौन सा होगा, F2। जीरो होने की पॉसिबिलिटी है कि Q2 F2 और F3 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस Q2 Q3 पे अगर फोर्स देखे तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, कौन सा, F1, और F2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सा हो गया, F2। इस पे भी पॉसिबल है कि ये जीरो हो जाए। और अगर हम Q3 पे देखें तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट, और ये Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल। यहाँ पे भी पॉसिबल है कि ये जीरो फोर्स हो जाए ये चीज। तो यानी अगर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव, तो जीरो होने के चांसेस तीनों पे फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब एक बात देखो, मान लो अगर हमने इसको नेगेटिव ले लिया, दूसरे केस में हमने ले लिया इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको कैसा, नेगेटिव। अब यहां से भी देखो, क्या ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिपेल, तो भी जीरो होने के चांसेस है। ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, और ये भी क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट, तो भी इस पे भी जीरो होने के चांसेस है। इस पे अगर देखें तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये वाला क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इस पे भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी इस पे भी जीरो होने के चांसेस हैं। तो यहां से हम लोग देखें कि अगर मान लो ये दोनों सेम नेचर के हो जाए, ये अपोजिट नेचर का हो जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में तीनों पे फोर्स लग रहा है, यानी तीनों पे नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर ये चीज। यानी दूसरा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा कि Q1 और Q2 जो होने चाहिए वो सेम नेचर का, और Q3 जो होना चाहिए वो कैसा, अपोजिट नेचर। एक हम लोग दूसरा केस मान के देख लेते हैं कि एक बार आखिर क्यों नहीं पॉसिबल है उस वाले केस में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तीनों को क्या ले लेते हैं, सेम नेचर का ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है भाई। यहां से देख लिया, इसको Q1 ले लिया, इसको Q3, और इसको ले लिया Q2, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। यहां से हम देख सकते हैं कि F2 और F3 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये एक तो यही जीरो नहीं हुआ, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी ऐसे बहुत सारे केसेज अगर आप लोग बना करके ऑब्जर्व करना चाहो तो देख लेना कि इसको पॉजिटिव ले लेना, इसको नेगेटिव, ये सब करके देख सकते हो। एक और केस देख लेते हैं, मान लो ये कैसा हो जाए, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाए, और ये कैसा, नेगेटिव, Q1 Q2 या सॉरी Q3, और इसको ले लिया हमने कितना, Q2 के बराबर, ठीक है। इसके ऊपर देखें तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा Q3, यानी ये तो F3 हो गया, ये Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो भाई इस पे फोर्स तो जीरो होने के चांसेस हैं। ये क्या करेगा, इसको रिपेल, यानी ये कौन सा हुआ, F1, और ये Q2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये जीरो होने के चांसेस नहीं है, मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई हमें कि तीनों की तीनों चार्जेज कैसे होने चाहिए, कॉलिनियर। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि Q1 और Q2 सेम नेचर का होना चाहिए और Q3 कैसा, ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन ये होती है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई तो कर ली कि दोनों को पॉजिटिव ले लिया और तीसरे वाले को नेगेटिव ले लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड भी जो होना चाहिए वो सबका सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बात सोचो, इसके ऊपर अगर हमें फोर्स देखना है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें फोर्स देखना है और इसके कारण भी जीरो होना चाहिए और इसके कारण भी जीरो, और अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो क्या के क्यू बाई आर, चलो के Q1 Q2 बाई आर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। अगर मान लो अगर तीनों की वैल्यू क्यू 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 ले ली, मतलब ये प्लस क्यू, वो प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसके बीच का फोर्स क्या लिखोगे, तो के इंटू क्यू स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। इसके बीच का क्या लिखोगे, तो के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, R2 स्क्वायर। ये कभी दोनों इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो ये दोनों कभी भी जीरो, इस केस में भी जीरो पॉसिबल नहीं है। यानी ये क्या होगा हमेशा कि ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी सेम नहीं होना चाहिए। चलो एक एक कंडीशन के बारे में बस लिख लो एक एक लाइन। चलो लिखो, पहला कंडीशन लिखो, ऑल द चार्जेज मस्ट बी कॉलिनियर, ऑल द चार्जेज मस्ट बी कॉलिनियर
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Q1 and Q2 should be of same nature and Q3 of opposite nature. Q1 and Q2 should be of same nature and Q3 should be of opposite nature. और थर्ड पॉइंट लिखो, all the charges should not have same magnitude. All the charges should not have same magnitude. चलो अब इस केस में जो जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है, जैसे हमने देख लिया कि भाई तीनों अगर कॉलिनियर है, Q1 Q2 सेम नेचर के हो गए, Q3 कैसा हो गया, अपोजिट नेचर का, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है भाई कि ये इक्विलिब्रियम में होंगे। लास्ट लाइन क्या बोला था मैंने? हाँ, ऑल द चार्जेस शुड नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो देखो जो इक्विलिब्रियम जो होगा वो ऑलवेज अनस्टेबल होगा। इस तरह से जो इक्विलिब्रियम जो अब डेवलप होता है वो हमेशा ही कैसा होगा, अनस्टेबल, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया इसको कौन सा, Q1 चार्ज, ये हमने ले लिया Q3 लिया था, ये Q2, और यहाँ पे हमने ले लिया कौन सा, Q3। चलो भाई ये पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉसिबिलिटी है भाई कि ये दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पता है कि जैसे ही अगर किसी भी एक चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी एक बात सोचो कि अगर ये इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर Q3 चार्ज, तो इसके ऊपर जो है इधर जो फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण, और इधर की तरफ जो लग रहा होगा Q2 के कारण, क्या वो दोनों बराबर, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है तो। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस Q3 चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं। Q3 चार्ज को जैसे एट दिस मोमेंट यहां से क्या लिख सकते हैं कि एट दिस पोजीशन ये हम लोग लिख सकते हैं, जो F1 होगा वो किसके बराबर, माइनस ऑफ F2 के बराबर, यही लिख रहे होंगे। अब एक बार देखो, जैसे इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया मैंने, मतलब यहाँ से इधर की तरफ अगर x मीटर या जो काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर किया मैंने, तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, ये अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ, ये F1 डैश का डायरेक्शन होगा, और ये जो होगा वो कौन सा, F2 डैश का डायरेक्शन। अब एक बार बताओ कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, F2 डैश। कौन सा, यहां से लिख देते हैं एट बी जो होगा वो F2 डैश जो होगा वो ग्रेटर देन किससे, F1 डैश, और अगर F2 डैश अगर ग्रेटर देन F1 डैश हो गया तो क्या ये वापस आएगा, क्या नहीं आएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो मान लो हमने क्या किया कि इसको इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम लोग डिस्प्लेस करके देख लेते हैं, ये Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q2, और इस वाले पोजीशन पे Q3, ठीक है। ये हमारा ये दोनों को इस वाले पोजीशन पे क्या है भाई, इक्विलिब्रियम में। थोड़ा सा जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ, Q3 को अगर इधर डिस्प्लेस कर दिया, ये कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहां से अगर देखें हम लोग तो इसके ऊपर क्या होगा, यहां से फोर्स इधर लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स यहां से इधर की तरफ लग रहा होगा, यही लग रहा होगा। यहां से अगर देखें तो ये मान लेते हैं इसका एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ कैंसिल आउट होगा, क्या मान लो कुछ कंपोनेंट रहा भी, तो जो नेट का फोर्स एक इधर की तरफ मिल रहा हमें, अगर ये अगर सपोज अगर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, जैसे अगर मैंने मिड पॉइंट पे रख दिया, मिड पॉइंट पे अगर रख दिया, सपोज इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है, इसका अगर मैग्नीट्यूड अलग है, तो क्या यहाँ मिड पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर कुछ अलग अलग वैल्यू है तो हो सकता है कि किसी इन जनरल पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मान लो ये दोनों क्या हो गए, सेम मैग्नीट्यूड के, तो क्या इनका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, तो क्या ये इधर की तरफ एक फोर्स इस पे रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, नहीं हुआ। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की, सिस्टम की। सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम पे है अभी, मैंने क्या बताया था, पहली कंडीशन ही बताई थी कि तीनों का तीनों कैसा होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है क्या, तो जब सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो स्टेबल और अनस्टेबल काहे के लिए फिर बात करेंगे। तो ये भी कैसा होगा,
ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये जो यहाँ पे लिख लेना सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख लो कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, लिखो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम equilibrium will always be unstable. In this type of system equilibrium will always be unstable. चलो केस सेकंड लिखो, हो गया, नोट कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट लिखो, हो गया ये? टेस्ट कराएगा ग्रेविटेशन और थोड़ा बहुत इसमें से रहेगा, वो तो नॉन सर वाला पार्ट तो रहेगा ही। चलो देखो यार इधर, नेक्स्ट अगर हम लोग जो केस सेकंड देख रहे हैं, यहां से देखो भाई, केस सेकंड कि जब अगर दोनों जो साइड वाले जो चार्जेज हैं वो दोनों के दोनों फिक्स्ड हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ले लिया भाई Q1 और ये ले लिया किसके बराबर, Q2 के बराबर। और ये दोनों चार्जेज कैसे हैं, फिक्स्ड है। यहाँ देखो ये दोनों चार्जेज कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। और इस केस में हमें देखना है ये Q1 और Q2 जो है वो भी हम लोग क्या ले रहे हैं, सेम। Q1 इक्वल्स टू किसके, Q2 के। और यहाँ पे दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक केस आएगा कि जब बीच वाला जो चार्ज हो वो भी कैसा हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए। बीच वाला चार्ज जो हो वो भी कैसा हो जाए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या इस लाइन पे तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, अभी जो रहेगा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर मान लिया कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अगर इसका ऑब्जर्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करो इसको। अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ कौन सा फोर्स, ड्यू टू किसके कारण, सेकेंड चार्ज। और इधर की तरफ फोर्स किसके कारण लगेगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये लगेगा ना। दोनों अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। कौन सा डोमिनेट करेगा, F2 जो होगा वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, F1। अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो गया तो क्या ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एक दूसरा केस अगर देखें जब दोनों के दोनों कैसे हो जाएं, ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस बीच वाला जो चार्ज है वो कैसा ले लिया हमने, नेगेटिव। ये Q1 Q2 ये सॉरी Q3 और ये कैसा हो गया, एक मिनट एक और चीज देखो यार, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो किसके है, along the line joining the two charges, along the line joining the two charges, इसके along ये कैसा है, joining two charges। अगर हम बात करें किसमें कि अगर इसके परपेंडिकुलर अगर देखें इसमें, तो परपेंडिकुलर वाले केस में कैसा इक्विलिब्रियम होगा, तो यहां से देखो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और ये दोनों फिक्स्ड है, और इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। तो ये क्या फिर से वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस केस में कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस पे होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्या पूछ, ये देखो ये कैसा है, फिक्स्ड है ना। पहले वाला केस अलग था, केस 2 देख रहे हम लोग, जब दोनों साइड वाले चार्जेस कैसे हैं, फिक्स्ड है। इससे पहले जो सिस्टम था हमारा वो कैसा था, तीनों का तीनों फ्री था। अब जब तीनों ही फ्री था तो तीनों पे ही नेट फोर्स 0 होना चाहिए था। अब जब हमने इन दोनों को अगर फिक्स ही कर दिया तो यार इस पे कितना भी फोर्स लगा दो, ये ऐसा थोड़ी कि ये जो फिक्स पार्ट है उसको उखाड़ करके चला जाएगा, ये तो फिक्स्ड है। अब इसके ऊपर चाहे कितना भी फोर्स लगाओ, जो इसके ऊपर हिंज फोर्स लगेगा वो इसको बैलेंस कर ही देगा। हमें अब सिर्फ और सिर्फ किस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस Q3 के ऊपर। अब उसके लिए देखो तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है। अब जब इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि इसके अलोंग कैसा है और इस वाले के अलोंग। क्लियर हुआ, चलो
इतना अच्छे से वो बता पाती? देखो अरे भाई देखो इधर, ये कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो भाई? मतलब क्लास में बैठे बैठे इतनी शैतान बुद्धि चल रही है। देखो इधर यार, चलो ये Q1 है, ये Q2 और ये कौन सा Q3। अब हम इसके बाद देखें कि इसके ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, ये कितना F1, और इसके ऊपर कौन सा F3। अब एक बात देखो कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि Q1 और Q2 क्या है, सेम, दोनों का नेचर तो सेम ही है। Q1 और Q2 दोनों अगर सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करें, मान लो x डिस्प्लेस कर दिया हमने, तो x अगर डिस्प्लेस करेंगे तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, इस Q3 के कारण इसमें फोर्स इधर लगेगा और इस वाले के कारण पीछे की तरफ F1, कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, F3 डोमिनेट करेगा। F3 अगर ग्रेटर देन किससे हो गया, F1, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसके परपेंडिकुलर देखें, ये किस लाइन के लॉन्ग है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, लिख लेना ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। अगर हम इसके परपेंडिकुलर अगर देखें तो इस परपेंडिकुलर पॉइंट पे अगर हमने x डिस्प्लेस कर दिया तो यहां से देखो कि इस वाले के ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा F1, और इसके ऊपर किधर की तरफ लगेगा, ये कौन सा है F3। अब एक बात देखो, दोनों फोर्सेस सेम तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे, जो वर्टिकल वाला फोर्स है वो नेट किधर की तरफ मिलेगा, अपोजिट टू द या मीन पोजीशन की तरफ बोल सकते हैं। तो ये कैसा होगा, यहां से हम क्या लिखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कब होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये लिख लो। चलो यार अब सवाल लिखो यार, पिछले वाले की बात कर रहे हो कि इसमें, हाँ इससे पहले वाले में कॉलिनियर अगर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, सही बात है, क्योंकि वो तीनों ही फ्री है ना, दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो गए दोनों में भाई, यहाँ पे दोनों को फिक्स कर दिया मैंने। देखो जब भी अगर एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो जो नेट फोर्स होना चाहिए सारे पार्ट पे 0 होना चाहिए, ये तो पता है एटलीस्ट। अब एक बात देखो कि अगर दो चीज को मैंने फिक्स कर दिया तो क्या उस पर नेट फोर्स ऑब्जर्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पे लाना है तो किस पे नेट फोर्स बस 0 होना चाहिए, इस पे, इन दोनों पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले केस में तीनों ही फ्री थे, तो जब तीनों ही फ्री होंगे तो तीनों पे नेट फोर्स चेक करना पड़ेगा, और वही हो रहा था कि नॉन लीनियर सॉरी अगर कॉलिनियर नहीं थे तो किसी ना किसी एक पे क्या हो रहा था, नॉन जीरो हो ही जा रहा था, इसलिए वो कैसा था, नॉट इन इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, लिख लिया था सभी ने, अच्छा मतलब 2-3 मिनट निकाल ही लोगे इसमें। चलो लिखो, हो गया ये। चलो यहां से देखो एक स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक 4Q चार्ज है, इसका डिस्टेंस कितना ले लिया जाए, 2L ले लिया जाए, चलो 2L ले लेते हैं। चलो इस कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो रहे वो इक्विलिब्रियम में रहे। कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मिड पॉइंट पे यहाँ पे पॉसिबल है, तो फिर ये पोजीशन भी निकालना है कि कहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा जाए और कितना रखा जाए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। नेचर तो पता है सभी को, नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा ये नेगेटिव होगा, ठीक है भाई। अब हमें वही मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज का, और दूसरा कहाँ पे रखा गया, सही है, चार्ज किस साइड, इस साइड होगा, अच्छा मतलब इधर से 12/3, अच्छा इधर इस साइड से 12/3, हाँ सही है। और कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है,
16 4/9। चलो देख लो यार इधर, ये मान लेते हैं ये कितनी दूरी पे है स्मॉल आर, तो ये किसके बराबर, तो 2l माइनस ऑफ स्मॉल आर के बराबर। अब एक बात देखो कि यहाँ से अगर देखें तो किसी एक चार्ज, ये इस वाले पे कितना होना चाहिए, फोर्स 0, नेगेटिव तो होगा ही हमें पता है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो k इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, k इंटू 4q कैपिटल क्यू अपॉन कितना 2l माइनस आर का होल स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ से ये q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2l माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, +-2। यहाँ से अगर देखेंगे तो 2l बाई आर इक्वल्स टू एक बार हो जाएगा, ये किसके बराबर, +2 लेंगे तो 3, यानी r इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2l/3 आएगा। दूसरा अगर नेगेटिव केस देखें तो 2l/r इक्वल्स टू किसके बराबर, तो -2 + 1 यानी -1, तो r इक्वल्स टू किसके बराबर, -2l। अब एक बात देखो, क्या इस वाले में पॉसिबल है, क्या इस वाले में पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्यों, वैल्यू तो आ रही है, नेगेटिव है इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक बात देखो, अगर r इक्वल्स टू -2l हो जाए तो ये इधर की तरफ, और -2l अगर इधर की तरफ हो जाए तो हमें पता है कि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इधर अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तीसरा तो नेगेटिव होगा ही होगा। अब तीसरा नेगेटिव होगा तो रहेगा तो बीच में, अदरवाइज यहाँ पे तुम नेगेटिव रख दो तो क्या इस वाले केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्या नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला पार्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और दूसरा कि जब अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक चार्ज पे फोर्स 0 कर लो, मतलब या तो इसके रहेगा तो तीनों के ऊपर 0 फोर्स, तो इसके ऊपर अगर फोर्स देखे तो कितना, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई R की वैल्यू किसके बराबर, 2l/3 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू इस वाले पे देखे तो k इंटू स्मॉल क्यू इंटू 4q अपॉन कितना आएगा, 4l स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ से q का मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों इक्वेट कर दिए बराबर, ठीक है। अगर दोनों बराबर नहीं करेंगे, अगर दोनों साथ में प्लस करके लिखते तो अपने आप नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। कितना आ रहा है, 4q/9 वही है।